हेलो बच्चों आज हम फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। लाइट वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बाद जो एनसीईआरटी में टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस पे हमको बात करनी है। बट इसमें जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है आगे वाला ह्यूमन आई, उसका स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, दिस ऑल वाज डिलीटेड दिस ईयर। तो हम उसके आगे बात करेंगे। जो रिफ्रैक्शन हमने वहां लेंस से खत्म किया था, इधर अब शुरू हो जाएगा ग्लास प्रिज्म से। रिफ्रैक्शन को हमको समझना है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो बच्चों पहले हम ग्लास प्रिज्म को समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। सो वी कैन से प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास या ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लास हैविंग 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस। प्रिज्म क्या है बच्चों? एक ग्लास का पीस है या ग्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं? 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। और बच्चों इसमें 2 क्या है? ट्रायंगुलर फेसेस हैं। ओके, ये जो डायग्राम हमने बना रखा है, इसमें ये वाला ये 2 फेस, ये रेक्टेंगल, और एक इसके बॉटम वाला नीचे वाला ये भी रेक्टेंगल है। और देन आगे एंड पीछे ये वाला फेस क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर फेस। ओके, और इसको हम एक साइड से देखते हैं, ऑन द वन साइड से, तो ये हमको एक ट्रायंगल शेप में नजर आता है। और ये एंगल P जो बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके स्टूडेंट, नाउ प्रिज्म से लाइट के रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है कि जब लाइट रेज को हम प्रिज्म से पास करें तो लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा। क्या लाइट जैसे ग्लास ऑब्जेक्ट में पैरेलल जा रही थी ग्लास स्लैब में, क्या वैसे ही जाएगी या कुछ और होगा? तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जो दोनों ऑपोजिट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं ग्लास प्रिज्म में, है ना, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दे आर इंक्लाइंड, इस तरीके से। ओके, ग्लास स्लैब में ये दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस थे, दिस एंड दिस, दीज आर पैरेलल। बट इन ग्लास प्रिज्म ये पैरेलल नहीं होके बच्चों किस टाइप की है? इंक्लाइंड है। ओके, तो जो हम देखते थे कि इधर ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, they are parallel to each other, but in here a glass prism, incident ray and emergent ray are not parallel to each other. ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो भाई किस तरीके का शेप बनेगा उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, बना लीजिए। तो बच्चों इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म जनरली हमारा जो होता है वो किस टाइप का हो जाएगा? एक ट्रायंगल जिसके सभी एंगल सेम है। ओके, और जब सभी एंगल सेम हो जाएंगे तो सभी एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे, तो एंगल ऑफ प्रिज्म बिकम 60 डिग्री। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए लाइट रेज से कैसे पास होगी, इस चीज का आपको समझना है कि सबसे पहले इंसिडेंट रे आई हमारी, दिस इज इंसिडेंट रे, ये एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आएगी। और हमने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया? नॉर्मल, जो 90 डिग्री के एंगल पे हम प्रिज्म से 90 डिग्री के एंगल पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, ये लाइन बच्चों क्या हो जाएगी? नॉर्मल। आई थिंक सबको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं मैं। अब देखते हैं ये एंडेशन एरिया। बच्चों ये बाहर वाला जो मीडियम है हमारा, दिस इज, ये कौन सा मीडियम है? रेयरर एयर है। और प्रिज्म वाला मीडियम कैसा है? डेंसर। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ये देखना बच्चों, ये ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। बच्चों ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब इस रे को वापस से क्या करना है? बाहर निकलना है। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, यानी कि नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नाउ अब लाइट रे को कैसे निकलना है बच्चों? ये ध्यान दो कि प्रिज्म से बाहर जाना है। ओके, सो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट को जाना है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ तो इधर जाती, बट इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके,
अब बच्चों जो जो चीजें हैं क्रॉस को लेबल कर देते हैं। ये पी क्यू हमारा इंसिडेंट रे है ना, देन इसको ए बी सी तो पहले से ही था, क्यू के बाद में ये हो जाएगा आर एस, ये हो जाएगा इमर्जेंट रे, उसके बाद में ये जो पॉइंट है। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है उसको पीछे ले जाएं। अगर हम इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथवे को पीछे ले जाएं तो इमर्जेंट रे पे वो जहां मिलती है और इनके बीच का जो एंगल बनता है दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम देंगे बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। और ये बच्चों इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथवे है और ये इमर्जेंट रे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है क्योंकि ये सरफेस कैसी है? इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है। ओके ओके, अब यहां पर ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। इसको हमने ई नाम दे दिया, इसको एफ नाम दे दिया। इस तरीके से अलग अलग हम इसकी लेबलिंग कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? पी से ई तक कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, व्हाट दैट पीई। क्लियर? ई और एफ क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे, ई एफ। देन एफ और एस क्या हो जाएगा बच्चों? इमर्जेंट रे, जो रे बाहर जा रही। एंगल ए, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ई, इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, अब बच्चों इनका एक पर्टिकुलर, और ये एंगल डी क्या बनता है? एंगल ऑफ डेविएशन, कि ओरिजिनल एंगल से कितना डेविएट हो रहा है। अब एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, हालांकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, पर फिर भी एंगल ए प्लस एंगल डी, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हालांकि इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, बट फिर भी बुक में गिवन है तो इस फॉर्मूले पे भी ध्यान लगाइए। क्लियर? किस तरीके से हो रहा है ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में, और किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे समझने वाली मेन बात क्या है कि यहाँ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, बिकॉज जो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक दूसरे के इंक्लाइंड है, न कि प्लेन या पैरेलल है। ओके, बना लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब समझिए क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब हम लाइट रे को ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं, देन दैट लाइट रे विल स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट 7 कलर। वो लाइट रे अपने 7 कलर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और हर कलर हमको विजिबल हो जाएगा। 7 कलर आपको कंप्लीटली नजर आने लग जाएंगे। सो वी कैन से द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट on passing through the glass prism is called dispersion of the light। इसको हम क्या नाम देंगे? डिस्पर्शन नाम देंगे। किस तरीके से होगा समझिए। ये है ग्लास प्रिज्म, अब ये व्हाइट लाइट आई, नाउ व्हेन दिस व्हाइट लाइट विल पास थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये व्हाइट लाइट जब किससे पास होगी बच्चों? ग्लास प्रिज्म से पास होगी, देन ये अपने कंस्टिट्यूएंट 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। किस तरीके से? दिस। अब अलग अलग कलर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये मिल गया रेड कलर सबसे नीचे, ऊपर वाला कलर है वॉयलेट। ठीक है, पूरा बैंड क्या बन जाएगा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, वॉयलेट। देन ये बाहर ऐसे निकलेगा, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, और ये इसका एक्चुअल पाथवे था लाइट का, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है लाइट के एक्चुअल पाथवे से। तो ओवरऑल 7 कलर के हमको बैंड्स नजर आते हैं, स्पेक्ट्रम मिलता है। यहाँ पर अगर हम स्क्रीन रख देंगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बच्चों मैंने कलर गलत बना दिया है, जो वायलेट है वो रेड के फॉर्म में लिख दिया है मैंने। एक बार मैं डायग्राम को फिर से एक बार सही करता हूँ। तो बच्चों इसमें दिख रहा है आपको 7 कलर के बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। जो व्हाइट लाइट को हम ग्लास फिल्म से पास करते हैं तो ये कंस्टिट्यूएंट 7 कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, डिस्पर्शन, जिसमें सबसे नीचे क्या मिलेगा, वायलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ पर अगर हम स्क्रीन लगा देंगे तो विपक्योर कलर का बैंड हमको नजर आता है। ओके, तो यही लाइट की स्प्लिटिंग क्या कहलाएगा बच्चों, डिस्पर्शन, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग है। वेवलेंथ अलग है तो उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड भी अलग हो जाएगी। तो हर कलर अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग हो जाएगा ग्लास प्रिज्म का हर कलर के लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर लाइट डेविएट हो रही है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम डेविएशन कौन से कलर का है, यहाँ पे वायलेट कलर का, ठीक है। मैक्सिमम डेविएशन वायलेट कलर का होगा बच्चों, और मिनिमम डेविएशन सबसे कम कौन सी लाइट बेंड हो रही है, रेड। ऐसा इसलिए बिकॉज वायलेट की का वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ओके, बेंडिंग इसकी ज्यादा से ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। और सेकंड केस में रेड के लिए अगर हम बात करते हैं तो वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, बेंडिंग इसकी कम हो जाएगी। अब इसमें फिर कॉन्सेप्ट आता है बच्चों स्पेक्ट्रम। तो द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ऑन व्हाइट स्क्रीन व्हेन बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ग्लास प्रिज्म, है ना। तो ये जो 7 कलर का आपको पूरा बैंड नजर आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसी को हम क्या नाम देंगे बच्चों, स्पेक्ट्रम नाम देंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्पेक्ट्रम को, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। द बैंड ऑफ 7 कलर obtained on screen on passing white light through glass prism is called spectrum। okay? बच्चों ये स्पेक्ट्रम आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि जब 7 कलर आपको डेफिनेट फॉर्म में नजर आए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, प्रॉपर तरीके से 7 कलर नजर आते हैं, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, जैसे कि रेनबो में जो हमको नजर आता है। और समटाइम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कि बीच बीच में 2-3 कलर आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू एक साथ मिक्स हो गया, येलो, ऑरेंज एक साथ मिक्स हो गया, ठीक है। देन रेड आपका मिक्स हो जाएगा, या ग्रीन आपका थोड़ा सा अलग। अब 2-3 कलर ही अगर हमको नजर आते हैं तब वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस नहीं होके डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ओके, और बच्चों ये जो आपको कलर नजर आते हैं, ये जो बैंड नजर आते हैं स्पेक्ट्रम, ये हम देख सकते हैं। सो ये विजिबल है एंड इट इज विजिबल टू आवर आई, hence it is also called visible spectrum, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। तो जो इसके लिए एक और क्या नाम हम यूज करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। एक्चुअल में वायलेट, ये जो 7 कलर है यही नेचर में आपको नजर आते हैं। वायलेट से कम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है अल्ट्रा वायलेट, ये हमको नजर नहीं आती है, और ज्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन से इंफ्रारेड, ये भी हमको नजर नहीं आती है, बट नेचर में तो एग्जिस्ट करेंगे।
तो बच्चों विजिबल स्पेक्ट्रम ध्यान रखेंगे। ओके, बनाइए। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। जो लाइट डिस्पर्स हो रही है तो कॉज क्या है। तो बच्चों हर लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है, तो उनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी ग्लास प्रिज्म में। तो स्पीड अलग हो जाने की वजह से उनका डेविएशन हो जाएगा एक्चुअल पाथवे से। हर कलर अलग अलग तरीके से डेविएट होगा। Different colors of white light has different wavelength deviated through different angle by the prism. That's why they split into different colors. अब इसमें वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा हो रहा है। वॉयलेट कलर डेविएटेड मोस्ट, सबसे नीचे की तरफ मिल रहा है, और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हो रहा है लीस्ट। तो बच्चों इसका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वी ऑल नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ग्लास प्रिज्म में लाइट की स्पीड है ना, वैक्यूम और ग्लास प्रिज्म का रेशियो ले लिया। अब एक बात ध्यान रखिए कि रेड कलर की स्पीड ज्यादा है, वायलेट की स्पीड कम है। ओके, द स्पीड ऑफ रेड कलर इज मोस्ट और वायलेट कलर की स्पीड क्या हो जाएगी, सबसे कम। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लाइट की स्पीड के, यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि रेड की स्पीड ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वायलेट की स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। और ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हो जाएगा बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी बेंडिंग भी सबसे ज्यादा हो जाएगी। दैट्स व्हाई वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है और रेड का डेविएशन बच्चों सबसे कम हो जाएगा। बना लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर कि जो हमको व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती हुई दिखाई दे रही है, प्रिज्म को किस तरीके से रखें कि वापस से वो हमको व्हाइट लाइट के फॉर्म में नजर आ जाए। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट न्यूटन, है ना। इसको किसने एक्सप्लेन किया था बच्चों, न्यूटन ने। अब कैसे एक्सप्लेन किया था हम बात करेंगे। इन 1665 तो न्यूटन ने ये बताया कि हम 2 ग्लास प्रिज्म का यूज करें एंड बोथ आर प्लेस नियर टुगेदर, एक दूसरे के पास में रखा जाए बट अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक सीधा रखा जाए तो दूसरा उल्टा रख दें, इन्वर्टेड। 2 ग्लास प्रिज्म को अगर हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे के पास इन्वर्टेड रख देंगे तो वो जो लाइट के 7 कलर आ रहे हैं पहले डिस्पर्स हो जाएंगे। आई मीन व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी। नाउ ये 7 कलर वापस से रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन कर देंगे लाइक दिस। कि हम ये देख रहे हैं ये व्हाइट लाइट आई और ये फर्दर 7 कलर में बच्चों क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। देन ये 7 कलर जब यहां से बाहर निकला, ओके, ये तो हो गया बच्चों यहाँ पे डिस्पर्शन। अब इधर से रिकॉम्बिनेशन होगा, ये जब इधर से इधर आएगा तो ये व्हाइट लाइट के फॉर्म में आगे चला जाएगा। तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेशन। तो इधर भी व्हाइट लाइट थी हमारी और इधर भी क्या आ गया, व्हाइट लाइट। ओके, तो 2 ग्लास प्रिज्म रखे कैसे, इन्वर्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे के इन्वर्टेड रख देंगे तो व्हाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए, जो हम ग्लास स्लैब में रखते थे, ग्लास स्लैब में लाइट आ रही थी व्हाइट लाइट, है ना, इस तरीके से, और एक दूसरे के पैरेलल आ रही थी। यहाँ पर भी यही हो रहा है क्योंकि 2 प्रिज्म अगर मिलेंगे तो एक ग्लास स्लैब ही बनेगा। ये पहला प्रिज्म और ये दूसरा प्रिज्म, 2 प्रिज्म अगर एक दूसरे के इन्वर्टेड रखे तो ये किसकी तरह बन जाता है बच्चों, ग्लास स्लैब की तरह बन जाएगा और ये लाइट को वापस से क्या कर देगा, रिकम्बाइन कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें हमने ग्लास प्रिज्म को देखा, उससे लेटेस्ट स्पेक्ट्रम को देखा और वो क्यों लाइट को उसके क्या कर रहा है, 7 कलर में कन्वर्ट कर रहा है, इस पर हमने बात कर ली। किसका डेविएशन ज्यादा किसका डेविएशन कम, ये भी बात हो गई हमारी। लाइट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अब अगले सेगमेंट में जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम रेनबो को डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, अब तक आप पहले ये बना लीजिए।
ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही था हमारे लिए। आई होप आपने इस चीजों को स्टडी कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे रेम्बो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।